Hello friends, a very good evening to all of you. So friends, today is 6 November 2020 and let us quickly move on to the important articles of today's The Hindu. तो आज के दिन में कुछ ही आर्टिकल महत्वपूर्ण है। पेपर में ज्यादा से ज्यादा तक चीजें जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए न्यूज थोड़ा कम है। एडिटोरियल्स 50% से भी ज्यादा पॉलिटिकल रिलेटेड है। So that's why we have only one editorial which is more important. So that's why we will focus a little more on all the other news and why it is important. Now let's quickly start with the first one. SC reserves judgment in Central Vista case. Now what is this Central Vista? Simply the Rashtrapati Bhavan, the North Block and the South Block of our Central Secretariat and the Parliament. This entire setup is called Central Vista. Now many of you might have already known, आप सब लोग शायद पहले से ही जानते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा प्रपोजल लाई है कि द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग को रिप्लेस करके एक नया बिल्डिंग बनाने की फैसला ली थी, बिकॉज these buildings are almost 100-year-old buildings and that's why now the government wants to construct new buildings in the place of these old buildings. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सारे हियरिंग सुन ली थी लेकिन जजमेंट जो है वो फिलहाल के लिए रिजर्व किया था। तो दैट इज अबाउट दिस आर्टिकल मेजरली। एंड इस आर्टिकल में जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी कहते हैं वो चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट टू पैराग्राफ वही जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के बारे में ही है। देन द नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट हैज डिफेंडेड, यहां से देखना दोस्तों, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट हैज डिफेंडेड इट्स मल्टी करोड़ redevelopment plan, saying the existing parliament building which is nearly 100-year-old is under tremendous pressure and not a brick of the heritage structures will be touched while constructing the new parliament, central secretariat and various ministries. तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि अभी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना बिल्डिंग है and that's why they will construct a new building, but they are saying this one that they will not touch the existing structure. और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी आर्ग्यू किया था कि the redevelopment plan will save nearly 1000 crores every year in the form of expenditure, because every year they are spending around 1000 crores for all the maintenance and other activities of the old buildings. तो यही सारी चीजें हैं। अब पिटिशनर्स ये चाहते हैं कि नए बिल्डिंग्स की वजह से यहाँ पे जो ऑलरेडी लैंड अवेलेबिलिटी कम है वो और भी कम हो जाएगा और ग्रीनरी खत्म हो जाएगा। और रिपब्लिक डे परेड जो हमेशा इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक होती है, अब उस परेड के लिए भी लैंड कम अवेलेबल होगा। ये सारी चीजें इनके कहना है, इसलिए सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया था लेकिन उनका जजमेंट जो है वो फिलहाल के लिए रिजर्व कर दिया था। When there is the judgment, then again we will discuss about this. Next, the NGT order on cracker ban. The National Green Tribunal इन्होंने क्रैकर बैन की जो केस सुन रही है उस केस के जजमेंट जो है वो इन्होंने भी रिजर्व कर दिया। And the bench was headed by NGT chairperson Justice आदर्श कुमार गोयल एंड नवंबर 9 को ये आदेश या रिजल्ट देने की संभावना है। सो इफ यू पीपल ऑलरेडी नो दैट द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग ये QI कहते हैं, द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली इज ड्रॉपिंग डे बाय डे। हर दिन दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो और भी बुरी तरह से खराब होती जा रही है। एंड इन दिस जंक्चर इफ Diwali is celebrated, Diwali results in a lots and lots of pollution. उतना ज्यादा पोल्यूशन की वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए कई सारे लोग NGT पे अपील किया था कि इस साल क्रैकर्स बैन करना चाहिए। और ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि with respect to non-attainment cities where air quality as per record maintained by the Central Pollution Control Board is beyond norms and which are 122 in number, तो कोर्ट ने ये कहा था कि 122 सिटीज जो है वो नॉर्मल से भी ज्यादा
पोल्यूशन रिकॉर्ड कर रही है, यानी कि वहां पे जो पोल्यूटेंट्स है वो काफी ज्यादा है। अब क्या ये इट कैन डायरेक्ट टू प्रोहिबिट यूज ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग द पीरियड एयर क्वालिटी इज बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि जो भी लोग ये एयर क्वालिटी से सेंसिटिव होंगे, लाइक चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स एंड जितने भी कोविड रिलेटेड पेशेंट्स या कोविड से रिकवर होने वाले पेशेंट्स जिनका अभी भी इम्यूनिटी उतना ज्यादा नहीं है, उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है अगर इस बार क्रैकर्स की वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो तो इसलिए इन्होंने ये कहा था कि शायद हम लोग क्रैकर्स को बैन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा एंड गुरुग्राम इन प्लेसेस में क्या हुआ, इन प्लेसेस में फिलहाल के लिए सिर्फ 2 घंटे पटाखे जलाने की परमिशन मिली थी। दैट मींस यू कैन फायर क्रैकर्स ओनली फॉर 2 आवर्स एंड बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ क्रैकर्स। तो ये रहा एनजीटी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। देख लेंगे नवंबर 9 को क्या फैसला आएगा। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ लव जिहाद कैन बी चैलेंज्ड सेज यूपी लॉ कमीशन चेयरमैन। शायद परसों हम लोगों ने पढ़ा था, डे बिफोर यस्टरडे वी हैव discussed about this love jihad and an editorial about love jihad and how the Hindu editor, he is condemning the policy and he is criticizing the policy of making a law against this love jihad। अब यूपी का लॉ कमीशन का चेयरमैन जो है वो भी यही बात कर रहे हैं कि the states cannot make a legislation or a legislature in this condition। states जो है वो इस चीजों को लेके एक कानून या एक लॉ नहीं बना सकते हैं। ये चीज यूपी के लॉ कमीशन का चेयरमैन भी बता रहे थे, क्योंकि ये उनके परव्यू में नहीं है। इट इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स, ये स्टेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एंड इफ दे डू एनी काइंड ऑफ लॉ इट इज अपरेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। If a Hindu girl and a Muslim boy are getting married, these people are calling it as love jihad, but how can you actually define a love jihad that is not known to anyone as of now? तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए ये लोग कुछ बोल रहे हैं, but it is very difficult to make a legislature on this sensitive issues because love jihad is not defined in anywhere। नेक्स्ट, ये असम के पीएससीएस का जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एपीएससी का, उन लोगों के लिए ये चीज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से मिजोरम और असम के बीच में एक झगड़ा चल रही है कि कुछ लैंड मिजोरम बोल रही है कि असम ने ऑक्यूपाई कर दिया एंड द असम इज सेइंग दैट मिजोरम हैज ऑक्यूपाइड सम पार्ट। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर एक्चुअली, ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। Assam encroached 10 kilometers of our land, says locals in Mizoram, and Assam government is accusing Mizoram of occupying Assam's land near 164.6 kilometers interstate border as the economic blockade on the roads leading to Hill State continued for 9th day on Thursday। यानी कि पिछले 9 दिन से ये जो ब्लॉकेड है ये चल रही है, यानी कि मिजोरम और असम के जो इंटरस्टेट बॉर्डर है, यानी कि जहां पे असम से मिजोरम तक व्हीकल्स जाते हैं और मिजोरम से असम व्हीकल्स आते हैं, ये सारी रोड जो है वो अभी बंद है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हियर, द लैंड और द बॉर्डर इज स्टॉप्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एन इकोनॉमिक ब्लॉकेड, यानी कि जो हर दिन एवरीडे लाइक वेजिटेबल्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डे टू डे लाइफ, those things are now not being able to transfer from or move from Assam to Mizoram and Mizoram to Assam। So this is really a matter of concern for us। Assam के फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल जी जो थे वो ये बात कहे थे कि the people of Mizoram had occupied 1.5 kilometers from the border। He represents the Dholai Assembly constituency in Chachar, one of the 3 Barak Valley districts bordering Mizoram। तो इनके एरिया में जो ऑक्यूपेशन हुई उसके बारे में असम के फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल जी कह रहे थे, वी एनकरेज मिजोरम टू डेवलप इट्स एग्रीकल्चर बट दे शुड नॉट डू इट ऑन देयर ओन सॉइल, नॉट
in Assam soil. That's why these people are requesting them to go back. तो ये चीज है, जर्नलिस्ट से इन्होंने बताया था कि हम लोग मिजोरम से ये विनती करते हैं कि आप अपने लैंड जो है वहां पे वापस जाके आपका डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है वो देख लीजिए। और मिजोरम के लोकल्स जो है वो क्या कह रहे हैं, दोज पीपल आर सेइंग दैट द पीपल हु आर हैविंग डाउटफुल सिटीजनशिप, यानी कि जो लोग अभी एनपीए नेशनल पॉप एनपीआर और सीएए के वजह से जो लोग अपने सिटीजनशिप शायद लूज कर सकते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे आके 10 किलोमीटर का लैंड एंक्रोच कर दिया, ऐसा कह रहे हैं हमारे मिजोरम के लोकल्स। सो व्हाट्स द सिचुएशन हियर? Assam is accusing that Mizoram people has occupied 1.5 kilometers and Mizoram people are saying that Assam has occupied 10 kilometers. So from two sides they are saying that the other persons have occupied their own land. Next, the Assam-Mizoram border had flared up on October 17 after 20 houses and shops were burnt and 50 people from both the states were injured. Now what's the problem? The Assam-Mizoram border जहां पे ये सारे चीजें होते थे, यहाँ पे nearly 20 houses and shops were burnt and 50 people were injured. और इसके बाद the blockade imposed by Assam-based organizations was lifted on October 22nd, but was imposed again after Mizoram police personnel who had allegedly set up camp on Assam land refused to budge. यानी कि असम जो ब्लॉकेज इनिशियली शुरू किया था वो असम ने लिफ्ट कर दिया, लेकिन जब मिजोरम पुलिस आके असम लैंड में एक कैंप बनाई थी, तब असम ने भी इसको मना कर दिया था। सो लिटरली एवरीवन इज एक्यूजिंग द अदर पर्सन्स दैट दे हैव कम इनटू आवर टेरिटरी। द सिचुएशन हैज थ्रेटन्ड टू वर्सन आफ्टर ए 48-year-old मैन फ्रॉम असम डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस इन मिजोरम। अगर कोई भी ऐसे चीजें होते हैं तो बहुत ही तुरंत अफवाहें काफी ज्यादा फैलते हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ रूमर्स सर्कुलेटिंग अराउंड सच मिस्टीरियस डेथ्स, सो दैट्स व्हाई द सिचुएशन बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल एंड डेंजर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हेल्ड टॉक्स विद टॉप ऑफिशियल्स ऑफ बोथ द स्टेट्स and is expected to deploy central forces along with the disputed stretches of the border. बॉर्डर के जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस को लगा के ऑफिशियल्स से डिस्कस करने की बात चल रही है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। द सेंट्रल फोर्सेस हैव बीन गार्डिंग decade old disputed lands along Assam's border with Nagaland, जो अभी नागा पीस अकॉर्ड के पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी बिकॉज ऑफ Nagaland and the Greater Nagalim issue. Now after the Naga peace accord, almost majority of the violence was reduced because initially the people of the Naga tribes, they were demanding Greater Nagalim. ये ग्रेटर नागालिम की जो डिमांड है उसकी वजह से कई साल से वहां पे बॉर्डर का इश्यू चल रही है और उस इश्यू अभी फिलहाल के लिए उतना ज्यादा सीवियर नहीं है बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट टू ए सेटल्ड स्टेज। तो ये चीज है मिजोरम और असम के बीच में जो लैंड से लेके झगड़ा है। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द प्रोसेस टू किल ब्लोआउट वेल बिगिंस। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज बिगन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए स्नबिंग यूनिट। एसएनटी में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका वाइवा में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्नबिंग यूनिट फॉर गो फॉर द किल एट द ब्लोआउट वेल। जहां पे एक ब्लोआउट ऑलरेडी हो रही है असम के बगजान नाम के जगह में, देयर इज ए प्लेस इन असम कॉल्ड बगजान। इन दैट प्लेस ऑलरेडी देयर इज ए ब्लोआउट एंड इन ऑर्डर टू reduce that bloat and in order to control the poisonous gases, now these people are set upping a snubbing unit and they are going for the go for the kill. Now what do you mean by this go for the kill? Go for the kill means now they will completely close that well. 60 tons of equipment has come from Canada's Calgary and it reached the blowout well on Wednesday.
The equipment was shipped by road from Kolkata airport where the flight has touched down a fortnight ago. यानी कि कलकत्ता या कोलकाता एयरपोर्ट से 15 दिन लगी थी इसको यहां तक लाने में. The equipment largely comprises of a snubbing truck mounted with a snubbing unit for killing the blowout well before abandoning it. यानी कि इसको abandon करने के पहले इसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा. उसके लिए एक स्नबिंग ट्रक जिसपे एक स्नबिंग यूनिट माउंट होगी वो यहाँ पे लेके आए थे ऑफिशियल्स ने. Killing entails injecting of artificial mud into the well at very high pressure to fill up the well and also to stop the gases coming out of it. क्योंकि well, अगर आप लोग well के बारे में कभी सोचेंगे तो there will be a huge vacuum which will be dug out. Let us say this is the land area. अब ये लोग well के रूप में क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओपनिंग होगी and they will be completely extracting the entire mud out of this particular place. अब ये लोग क्या कर रहे हैं? Now these people are infusing artificial mud inside. Now these people are injecting the artificial mud inside with the help of this snubbing unit. The process to kill blowout well has begun, but it will take 4 to 5 days for the snubbing unit to be ready to start the operation because this equipment is so big and so bulky. ताकि इसको असेंबल करने में और टेस्ट करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा. उसके बाद ये ब्लोआउट वेल का जो भी खत्म करने का प्लान है वो आगे बढ़ेगा. नेक्स्ट वन, अगला जो एडिटोरियल है वो ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में जो वायलेंस रिसेंटली हुई थी उसके बारे में है. इस वियना वो उसके बारे में क्या है यहाँ पे. तो रिसेंटली आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा अटैक्स, टेरर अटैक्स बढ़ गए हैं यूरोप में. रिसेंटली फ्रांस के बाद अभी ऑस्ट्रिया में भी ये चीजें काफी ज्यादा रिसेंटली हुई थी. इस वजह से ये आर्टिकल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों. ऑलरेडी हम लोग 2-3 दिन के पहले हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है उनके पेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि वहां पे टेरर एक्टिविटीज कैसा बढ़ रहे हैं. सो नाउ दैट्स व्हाई वी विल क्विकली सी व्हाट्स दिस वियना वाज. व्हाइल स्टॉपिंग टेरर अथॉरिटीज शुड बिल्ड ऑन वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. यहाँ पे हमारा GS2 में ये दोनों शब्द जो है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों. व्हाट इज प्लूरलिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म. जस्ट ट्राई टू रीड अबाउट दोस टू थिंग्स. दैट इज होमवर्क फॉर यू फॉर टुडे. So the attack in Vienna that killed 4 people on Monday night underscores the transitional threat European countries face from Islamic terrorists. अभी ये जो transitional threat ये क्या होता है? When the world is moving to a secular world, जहां पे कोई भी धर्म का कुछ ज्यादा importance नहीं होगा. There will be no much importance to any sort of religion. In such a position, when the world is moving towards such a state, now what's happening? The Islamic terrorists are attacking many European countries. The assault follows the beheading of a school teacher in Paris suburb and a knife attack in Nice that took out 3 lives. यानी कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं. सारे इंसिडेंट्स जो है वो इस्लामिक टेररिज्म से रिलेटेड है. Then in Vienna, the suspected gunman जिसका नाम है क्विटियम फिजुलाई. क्विटियम फिजुलाई जो है वो ऑस्ट्रिया और मैसिडोनिया दोनों कंट्री का सिटीजन है और ही बिलोंग्स टू एन अल्बेनियन ओरिजिन. इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिनागोग नाम के एक जगह पे मास फायरिंग, ओपन फायरिंग शुरू किया था. यानी कि अपने गन लेके जिसको चाहे उसको शूट किया. जो उसके सामने दिखे है उसको इन्होंने क्या किया था? शूट किया था. So that is the open firing which happened in a place called Synagogue. और इसके पहले भी इसी व्यक्ति के ऊपर कई सारे टेररिज्म की कन्विक्ट्स थे और इनको 22 मंथ्स की सजा भी दी गई है जब इन्होंने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने की ट्रायल किया था. जब ये सीरिया जाना चाहते थे इस्लामिक स्टेट ISIS में ज्वाइन करने के लिए
तब इनको रोक के 22 मंथ्स का एक सजा भी दिया था। लेकिन जैसे कि ये बहुत छोटा बंदा है, अभी सिर्फ 20 साल का एक लड़का है, इसलिए इनको अपने एज की वजह से, अपने एज को कंसिडर करते हुए इनको रिलीज किया था बहुत जल्दी। लेकिन इसके रिलीज करने के बाद तुरंत इन्होंने ऐसा एक टेरर एक्टिविटी के लिए शुरू हुआ था और एक टेरर एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व थे। इसकी वजह से जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट का फेल्यूर्स है वो काफी ज्यादा डिस्कशन के लिए ओपन हो चुके हैं। Why did this Austrian government did not monitor properly? अगर ऐसा एक बंदा है जिसके बारे में ऑलरेडी कुछ हिस्ट्री है, उस व्यक्ति को अब आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया? Why did you people leave him when he tried when already you know that he wants to join Islamic State? ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट के खिलाफ में। इसके बाद how did a terrorism convict slip off security radar and launch an attack in the capital city at the time when the Europe was on high alert following the terrorist assaults in France? ये एक सबसे बड़ी प्रश्न उत्पन्न होता है, या this is the question which raises the eyebrows of each and every person, because when you know that there is a convict, how can you not keep a security radar on him? How do you let him go free until he attacks in the capital city? And that too at the time when there is a high alert. जब कहीं एक प्लेस में टेरर अटैक होता है तो बाकी जगह में बहुत ज्यादा अलर्टनेस आती है। The entire world is kept under scrutiny because always the terror attacks happen in a sequence of time, because the entire focus will be on one place where the first terror attack has happened, and parallelly what they will do, they will start more attacks in a lot of other places. तो ये हमेशा एक मॉडस ऑपरेंडी होती है कि पहले एक छोटा सा इंसिडेंट पे पूरा दुनिया का जान या पूरा दुनिया का जो फोकस है वो वहीं पे ला लो और बाकी प्लेसेस में अपना अटैक करो। ऐसा एक आप लोग कह सकते हैं दैट इज वन सॉर्ट ऑफ वॉरफेयर यूज्ड बाय द टेरर एक्टिविटीज और द टेररिज्म ग्रुप्स। Austria will also have to plug the security loopholes as several countries in the continent, including France and UK, has raised the threat levels. यानी कि अभी तक जो क्योंकि हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्निंग्स होते हैं, अब यूके और फ्रांस ने क्या किया, इस थ्रेट वार्निंग्स को और भी ज्यादा बढ़ाया कि ये लोग अभी जो थ्रेट है उसको बहुत ही सीवियर थ्रेट के रूप से ट्रीट कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है वो अभी उतना सीरियस नहीं है अब तक। द लार्जेस्ट चैलेंज इज हाउ टू एड्रेस द इश्यू ऑफ रेडिकलाइजेशन अमॉन्ग यूथ एंड काउंटर अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट द सोशल कोहेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। यानी कि जो यहाँ के युवक या युवा हैं इनको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस की जा रही है कि वो लोग काफी ज्यादा हेट्रेड डेवलप करके टेरर अटैक्स और भी ज्यादा करें। इसको कैसा टैकल करना है, इसको कैसा काउंटर करना है, यही सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है अभी फिलहाल पूरे यूरोप में। फिर ऑस्ट्रिया's conservative chancellor Sebastian Kurz, known for his fiery anti-immigrant policies, sent the right message when he called for the unity in fight against terrorism. He said the fight is not between Christians and Muslims or Austrians and immigrants, but between civilization and barbarity. ये बहुत ही बड़ा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, बारबैरिटी, क्योंकि जब ये ऑस्ट्रिया के कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर जो हमेशा एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज और एंटी इमिग्रेंट्स या एंटी माइग्रेटर्स के पॉलिसी के लिए फेमस है, वो अब ये बात कह रहे हैं कि हम सब लोग इकट्ठा होके वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ barbaric activities, ऐसा एक कह रहे हैं अभी। Then the jihadists use violence to create a social discord while they unleash violence on the public in the name of Islam. The rising Islamophobic nationalist parties. So there will be क्या है दोस्तों, a type of Islamophobia. What do you mean by Islamophobia? Islamophobia means a type
ऑफ फियर, एक तरह का जो बहुत ज्यादा डर होता है अगर कभी भी इस्लाम के नाम लेते हैं। जब इस्लाम के नाम लेते हैं तो सबसे पहले वहां के लोगों को दिमाग में क्या आता है, टेरर एक्टिविटी, एंड दैट कॉजेस ए लॉट ऑफ फियर, एक तरह सा डर उत्पन्न होता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज इवन मोर डेंजरस बिकॉज ऑफ द राइजिंग इस्लामोफोबिया, एंड the nationalist parties in Europe seize on such incidents to bolster their fortunes। यानी कि ये जो इस्लामोफोबिया एक तरह की चीज है जिसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करके अपने खुद के जो फेवरिज्म है उसको डेवलप के लिए या खुद के पार्टी का जो बेस है वो बढ़ाने के लिए पूरे यूरोपियन नेशनलिस्ट पार्टीज इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इकट्ठा होने से पहले ये लोग इस्लामोफोबिया को और भी ज्यादा प्रोपगेट करके अपना पॉलिटिकल गेन्स के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट एट ऑल गुड। फ्रांसिस Mary Le Pen, with an eye on 2022 elections, has called for a ban on immigrants from some Muslim countries and declare a war to effect Islamism by force from our country। ये एक ही पॉइंट जो है, इसके अगर इस पॉइंट को आप लोग सही तरह से एनालाइज करेंगे तो कई सारे चीजों के बारे में आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल सकती है। Here, what are these people talking about? These people are talking about completely banning people from few Muslim countries into their own country, or making all the Muslim people who are there in their particular country to go away। So that's why this is something which is even more dangerous when compared to other things। इस वजह से बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लोग अपने दिमाग में अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो इस्लाम फॉलो करना चाहता है बिकॉज ऑफ सम गुड थिंग्स विच आर देयर इन इस्लाम एंड कुरान, अब उन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दोस पीपल विल बी नाउ फोर्स्ड, व्हाट दे विल बी फोर्स्ड not to practice Islam and embrace other religions, otherwise they will have a fear that those people might be sent out of the country। तो ये एक और चीज है दोस्तों। Then this is a two front attack on the democratic and secular values Europe stands for। क्योंकि ये जो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी नाम के जो चीजें हैं ये सारे सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी, सारे चीजें जो है वो यूरोप से शुरू हुई थी, and this is directly an attack on the secular and democratic values which Europe stands, and that is what terrorists want। टेररिस्ट भी वही चाहते हैं कि जब हम लोग एक सेक्युलरिटी को छोड़ के एक ही रिलीजन पे अटैक करना शुरू करते हैं, so naturally the terrorists also want to prove to the Islamic countries and other people that all the other religions are against Islam, so that's why we have to fight for ourselves। ये भी एक अलग तरह की एक प्रोपेगेंडा जिसकी वजह से और भी ज्यादा जिहादीस बढ़ जाते हैं। लीडर्स ऑफ फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड अदर टेरर हिट कंट्रीज शुड नॉट फॉलो द जिहादिस्ट टू हैव देयर वे। ये जितने भी लीडर्स हैं वो जिहादिस्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो वो जिहादिस्ट चाहते हैं ये लोग भी ये ऐसा अटैक शुरू करके उनके रास्ते में या उनके जो भी काम है वही में ये लोग भी फंस जाते हैं। Then what happens? Naturally, it is the ideology of the terrorists that prevails over the secular and democratic forces। They should clamp down on terror networks, isolate and punish the jihadis, counter the ideology of political Islamists, and build on the values of pluralism, secularism, democracy and equality, and step by step deradicalization efforts with help from communities। बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, बिकॉज इट इज अ सजेशन विच इज गिवन इन द एंटायर एडिटोरियल। इस सजेशन में ये बात लोग कह रहे हैं कि दे हैव टू स्लो डाउन द टेरर नेटवर्क्स एंड आइसोलेट द जिहादिस। अगर आइसोलेट हो जाएगा तो नेटवर्क वहां से ब्रेक हो जाएगा, सो नेचुरली इट विल बी इजी टू कट सच नेटवर्क्स एंड इन टू reduce the effect of this terrorism, counter the ideology of political Islamists। ये भी एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, क्योंकि if you directly counter the ideology
of the political Islamists. So naturally क्या होगा, जो भी people वो ट्रू इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं, they will be not under this influence of the political terror activities, and naturally what can happen, the Islam based terrorism can be slowly eradicated, or at least its whatever impact is there, that can be reduced a lot, and build on the values of pluralism, secularism, and democracy and equality, and step up de-radicalization efforts with the help of communities. दिस इज ए फाइट दे कैनॉट एफोर्ड टू लूज। यानी कि ये लोग अब डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म ऐसे प्रिंसिपल्स को और भी ज्यादा फोकस देना चाहिए। डी रेडिकलाइजेशन जो है, यानी कि जो लिबरल इस्लाम होती है, जो रेडिकल इस्लाम के ऑपोजिट होती है, उसको प्रोपेगेट करना चाहिए। अदर कम्युनिटीज से हेल्प लेना चाहिए ताकि सब लोग इकट्ठा होके ऑल पीपल शुड टुगेदर फाइट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ political Islamism. This is a fight they cannot afford to lose. ये जो अभी मुकाबला या ये जो फाइट है, इसको अगर कुछ भी या कोई भी कंट्री आसानी से या इजीली ले लेती है तो उसका असर बहुत ज्यादा पूरे दुनिया पे पड़ेगा। It should not be treated in a light-hearted way. It should be taken with the maximum seriousness possible so that it is easy for all the countries to control such activity. ठीक है दोस्तों? So that is this editorial. After this editorial, we will see the remaining articles which are important for today.